हेलो एंड वेलकम। मैं लोकेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से सोशल विज्ञान पे। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बिना किसी समय को गवाए आपके इस चैप्टर, जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज हो रहा है, उठ रहा है क्या नेशनलिज्म? कहां पर? यूरोप नाम के कॉन्टिनेंट पर। क्या कहा कि नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आ रही है पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो जरा समझते हैं ये नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद होता क्या है। और एक और चीज है नेशन स्टेट, जिसका प्रयोग हम बार बार इस चैप्टर में करेंगे। तो इन दोनों को इस चैप्टर के एज अ इंट्रोडक्शन में हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने? दो चीजें समझनी है इस चैप्टर को समझने से पहले। एक है नेशनलिज्म और दूसरा है नेशन स्टेट। ठीक है, अब नेशनलिज्म है क्या? ये नेशनलिज्म ना एक भावना है, क्लास वाली भावना नहीं, फीलिंग वाली भावना। नेशनलिज्म क्या है? ये एक फीलिंग है, जिसका मतलब क्या है कि एक किसी टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग ये फील कर रहे हों कि भैया हम सब तो एक जैसे ही हैं। नेशनलिज्म क्या कहा? नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से सबको लगता है कि भैया हम सब एक जैसे हैं और हम लोग एक हैं। हम लोग एक जैसे हैं और हम लोग एक हैं। ये नेशनलिज्म है। जरा समझो, नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस। द फीलिंग ऑफ वननेस, कि भैया हम सब एक हैं। द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, भाई भाई, अस ब्रो, ऐसी फीलिंग। ठीक, तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म रिफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कॉन्शियसनेस। अब ये फीलिंग कब आती है लोगों को? दैट इमर्ज व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। कहने का मतलब क्या है? ये फीलिंग, ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर तब आती है जब किसी एक टेरिटरी के अंदर रहने वाले, एक कॉमन टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो कॉमन हिस्ट्री को। हो सकता है उन सबकी हिस्ट्री एक जैसी हो तो उनको लगे अरे ये भी मेरा भाई है, मैं भी इसका भाई हूं यार, चलो एक साथ रहते हैं, हम एज अ नेशन एक साथ रहेंगे। ठीक है, या फिर उनका पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एक जैसा हो सकता है। तो ये नेशनलिज्म इमर्ज व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द कॉमन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कल्चरल बैकग्राउंड। समझ पा रहे होंगे? हैव द सेम कल्चरल वैल्यूज, हो सकता है उनके पास सेम कल्चर वैल्यूज हो। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ऐसी स्थिति में जब उनके अंदर ये फीलिंग आती है ना नेशनलिज्म की, तो कंसीडर्ड देमसेल्फ एज वन नेशन। तो ये कहते हैं भैया हम लोग तो एक ही नेशन है। ये जो हमारी कॉमन टेरिटरी है ना, ये कॉमन टेरिटरी क्या है? एक वन नेशन के रूप में है। क्यों? क्योंकि इस नेशन के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। ठीक हो गया? तो ये नेशनलिज्म है। बेसिकली नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस। नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना होती है ना, व्हेन देयर इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल, सो दे मेक देयर नेशन स्टेट। जब लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आती है ना, तब वो अपने आप को घोषित, अपनी उस टेरिटरी को घोषित कर देते हैं भैया नेशन स्टेट। लेकिन ध्यान दो, नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो एक सोवरिन स्टेट है, जिसे हम हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। यानी कि इन द नेशन स्टेट द पॉलिटिकल पावर विल बी इन द हैंड ऑफ द पीपल, द कॉमन पीपल। वहां के जो लोग हैं ना, उनके हाथ में उनकी पॉलिटिकल पावर होती है प्रॉपर। So the nation state is defined as a sovereign state where the majority of its citizens share a common culture or common identity basically. एंड हो सकता है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, है ना। नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि एक सोवरिन स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जो कि एक संप्रभुता वाला स्टेट है, जहां के लोगों के हाथ में उनकी पॉलिटिकल पावर है। और तो और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए कि उनके हाथ में अपनी पावर तो है, लेकिन उसके साथ साथ मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन, जो उनके मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन है, उनके पास कॉमन आइडेंटिटी होती है भैया।
वो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना है। ठीक, नेशन स्टेट सोवरेन स्टेट होता है और वहां के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना होती है। होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में ही। तो in the first chapter of the class 10th history, student explore the rise of nationalism in Europe. भैया इस चैप्टर में जो हम स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे कि नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कैसे आई, कहां पर, यूरोप में। एग्जाम्पल हम पहला उठा के देखेंगे कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंक्लूडिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। यानी कि हम यहां यह समझेंगे कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा फ्रांस में भी और बाकी बचे हुए यूरोप में भी। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट, हम देखेंगे फिर कैसे यूरोप में नेशन स्टेट्स बनने चालू होते हैं, लेकिन शुरुआत होगी फ्रांस से। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इटसेल्फ, और हम ये भी देखेंगे कि भैया नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद हम इंपीरियलिज्म भी देखेंगे, फिलहाल वो बात की बात है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो डिल्व्स इनटू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यहां हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी देखेंगे एंड द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म भी देखेंगे कि किस तरीके से इंपीरियलिज्म, अब इंपीरियलिज्म है क्या वो अभी हम आगे देखते हैं, नहीं अभी नहीं। ठीक है, इंपीरियलिज्म का मतलब बेसिकली कुछ नहीं, ये होता है कि लोगों को ना जब अपना खुद का राज तो मिल जाता है, उसके बाद उनका मन करता है भैया हमें हमारा राज तो मिल ही गया, थोड़ा दूसरे का भी हत्या लिया जाए, है? ये इंपीरियलिज्म में आ जाता है। ठीक, अपने एम्पायर को बढ़ाना है मैंने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी शुरू करती है एक पेंटिंग से, और वो पेंटिंग किसकी है? फ्रेडरिक सोरियो की है। वो कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। कब बनाई? 1848 में ये पेंटिंग बनाई। ठीक है, जरा समझो। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of four paintings visualizing his dream of the world made of the democratic and social republic, as he called them. बेटा जब आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी बुक पे एक पेंटिंग दिखती है। वो पेंटिंग 4 पेंटिंग में से पहली वाली पेंटिंग है। 4 की 4 पेंटिंग किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोरियस ने बनाई है, या फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। कब बनाई है? 1848 में बनाई है। उसमें से पहली पेंटिंग जिसे हम द फर्स्ट प्रिंट के नाम से जानते हैं वो आपके सामने है। ठीक, ये वाली। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें फ्रेडरिक सोरियो जो है वो एक दुनिया दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्यों नाम दिया ऐसा वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। सो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज जो कि आपको दिख रही है, सीरीज बोले तो 4 पेंटिंग है, 4 पेंटिंगों की सीरीज है, उसमें से पहली पेंटिंग जिसको द फर्स्ट प्रिंट कहा जा रहा है ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका। यहां यह दिखाया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, फर्क नहीं पड़ता, उसमें आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सब आपको दिख रहे हैं, और अलग अलग देशों के आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग सोशल क्लासेस के देखने को मिल रहे हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग, ये दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग जो हैं, और इनमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वृद्ध अवस्था के लोग भी हैं, ये सारे हैं मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल्सो ऑफ ऑल सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ये सब एक लंबी कतार में चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी एज दे पास बाय इट। बगल में आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने को मिल रही है बेटा। तो सब आ रहे हैं और इसे होमेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके, ऑफर कर रहे हैं, सॉरी, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ठीक है, अब आगे समझते हैं बच्चों। एक चीज ध्यान दो, हमने फ्रेडरिक सोरियस के बारे में बात क्यों की पहले?
भैया नेशनलिज्म की बात है तो लोगों की बात करो ना। इस प्रिंट से शुरुआत क्यों करी? क्योंकि एक बात हम अभी देखो, ये हमें पता लगेगा आने वाले चैप्टर्स में, है ना, जब हम द प्रिंट कल्चर को डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भैया प्रिंट कल्चर और ये पेंटिंग्स, पोएट्स, इन सब का ना बहुत बड़ा हाथ है नेशनलिज्म की भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारे यहाँ भी बहुत, अभी जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेंटिंग्स की हेल्प से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना हमारे देश में जगाई गई, और कैसे अलग अलग पोइट्रीज, इन सभी के माध्यम से, सॉन्ग्स, इन सब के माध्यम से कैसे लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना को बढ़ाया गया। तो इन लोगों का बहुत बड़ा, भले वो बड़े बड़े आर्टिस्ट हों या फिर प्रिंट कल्चर हो, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है नेशनलिज्म में। ठीक है, अब देखो जरा, तो नोट जरा ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाई लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे फेडरिक सोरियो है ना, उन्होंने एक फीमेल फिगर के रूप में लिबर्टी को दर्शाया है, पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफाइड करने का मतलब होता है कि भैया किसी भी एक भावना को, किसी भी, अगेन भावना मतलब फीलिंग, किसी भी एक फीलिंग को किस तरीके से हम किसी पुरुष या महिला के रूप में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। जैसे हमारे वहाँ, हमारे देश को भारत माता के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है। तो इसी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी, आज़ादी को, मुक्ति को एक फीमेल फिगर के रूप से दर्शाते थे, जो कि आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में देखने को मिल रहा है। अब here you can recognize the torch of enlightenment. She bear in one hand and the charter of the right of a man in other hand. आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखेंगे तो इसके एक हाथ में, बच्चों आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखिए तो इसके एक हाथ में आपको एक मशाल दिखेगी, विच इज नोन एज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीन्स अंधकार को दूर करने वाली टॉर्च, और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली वो टॉर्च। ठीक, अज्ञानता के अंधकार को मिटाएगी और ज्ञान के उजाले को लोगों तक पहुंचाएगी, नोन एज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। आप देख सकते हैं कि इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, जो इस दुनिया के अंधकार को मिटा करके लोगों के अंदर ज्ञान और मुक्ति के भाव को लोगों के दिमाग के अंदर फीड करेगी। ओके, नाउ इन द सेकेंड हैंड शी हैव एक बहुत बड़ा पत्र आपको देखने को मिल रहा है, विच इज नोन एज द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन, जिसमें मानव अधिकारों की बात की गई है। उनके दूसरे हाथ में मानव अधिकार लिखे हुए हैं, वो मानव अधिकार के एकदम ऐसे पर्चा, चार्टर बना हुआ है, वो आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ऑन द अर्थ आप देखेंगे बेटा, यहां आपको शैटर्ड ऑफ द रिमेन ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। भैया एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के चिधड़े पड़े हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, उनके सिंहासन, उनके जो ताज हैं, उन सब के चिधड़े जो है वो ग्राउंड पे आपको गिरे हुए मिल रहे हैं। ऐसा क्यों दिखाया है? वो ये दिखाया कि बहुत हुआ भैया इन एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, या एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मतलब जो ये निरंकुश शासन करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर किसी का कोई रोक टोक नहीं है, ये जो लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को, उनके चिधड़ों को आपको दर्शाया गया है यहाँ पे, कि भैया अब जो देश है और जो दुनिया है वो एक साथ आकर डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही है। फ्रेडरिक सोरियो से ये दिखाना चाह रहे हैं, फ्रेडरिक सोरियो ये दर्शाना चाह रहे हैं। ठीक, तो वो दिखा रहे हैं कि भैया एक लंबी कतार में जो है, भले वो अमेरिका के, यूरोप के, अलग अलग देशों के लोग हैं, वो सब एक साथ आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब से वो लोग आज़ाद हैं, मुक्त हैं, और उनकी आज़ादी को दर्शा रहा है क्या? ये चिधड़े। किसके चिधड़े? एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन के चिधड़े जो वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इन सोरियोज यूथोपियन विजन, अब देखो बेटा, ये जो फ्रेडरिक सोरियस ने आपको, ये फ्रेडरिक सोरियो ने जो आपको ये पेंटिंग दिखाई हुई है ना, इस पेंटिंग में हमें उनका एक विजन दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? उनका एक विजन दिख रहा है, और उस विजन को यूथोपियन विजन कह देते हैं। यानी कि ये विजन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि क्या बताऊं कितना अच्छा है, और ये इतना अच्छा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नोन एज यूथोपियन विजन। ठीक है,
तो ये जो सोरियस का यूथोपियन विजन आपको देखने को मिल रहा है, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्राउंडेड एज द डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। सॉरी, अब जरा देखिए, अब इसे यूथोपियन विजन इसलिए कहा है कि सारे लोग एक साथ आ गए भाई, सभी दुनिया भर के जितने देश हैं वो यूरोप और अमेरिका के, वो सारे एक साथ आ गए और एक साथ आकर के बस लिबर्टी की ओर चल रहे हैं। और लिबर्टी की ओर तो चल रहे हैं और वो अलग अलग देश के हैं, तो हम उन्हें पहचाने कैसे? हम ऐसे पहचान सकते हैं उनके झंडों के द्वारा कि जो उनके फ्लैग्स हैं वो अपने अपने देश के फ्लैग्स लेके आए हुए हैं और साथ में उनकी जो कल्चरल, उनके जो देश के कॉस्ट्यूम है वो उस कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं। ठीक, तो अब ये यूथोपियन विजन इसलिए है क्योंकि ये अनेकता में एकता देख रहे हैं। अनेकता में एकता तो होती है, अच्छी बात है, लेकिन सारे देश ही एक हो गए। ठीक, अब आगे देखिए ना, अब इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? वे द पास द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी द यूनाइटेड स्टेट एंड द स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ओके, तो आपको अपनी इस पेंटिंग में देखने को मिलेगा कि भैया जो लाइन है ना, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को लीड कौन कर रहे हैं? वो कौन कर रहे हैं? वो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड लीड कर रहे हैं और वो जो है पास बाय हो गए हैं किसके? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, विच सो दैट कि ये जो लोग हैं ये लिबर्टी को पा चुके हैं, ये लोग आज़ादी को पा चुके हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, अब आगे देखिए, आप फ्रांस को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द ट्राई कलर फ्लैग एंड वो जस्ट रीच कर गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, वो पहुंचने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में। दैट मीन्स वो लोग रीच, मतलब वो अब बस लिबर्टी को पाने ही वाले हैं। फ्रेडरिक सोरियू ये हमें दिखाना चाह रहे हैं। ओके, और आप वहां पे देखेंगे कि फ्रांस इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, वहां जर्मनी के लोग उनके पीछे हैं, बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड द गोल्ड फ्लैग। ठीक है, अच्छा, interestingly at this time when Soryu created this image, the German people did not exist as a united nation। मजे की बात तो यह है बच्चों कि जब फ्रेडरिक सोर्यू ने ये जर्मन पीपल्स के लिए उनका जो फ्लैग दिखाया है और उन लोगों को दिखाया है ना, तब जर्मन था ही नहीं, वो जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन था ही नहीं। बट फ्रेडरिक सोर्यू कहीं ना कहीं जानते थे कि जर्मनी बनेगा, डूड बनेगा, इसलिए वो उन्हें दिखाते हैं एज अ जर्मनी, एज अ नेशन स्टेट। ओके, नाउ द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लिबर्टी या लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरस जर्मन स्पीकिंग। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो फ्लैग, जो ट्राई कलर फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस बात को दर्शा रहा है, इस होप को दर्शा रहा है जो 1848 के लोगों में है कि सारे जर्मन स्पीकिंग पीपल एक साथ आएंगे और आके भैया जो हमारा नेशन स्टेट है उसे बनाएंगे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि जिस तरीके से आज के टाइम पे देश चलते हैं ना, आज के टाइम पे जिस तरीके से डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लोग अपने देश को रन करते हैं, तो जर्मनी के लिए भी यही सोचा गया है। ठीक है, एंड नाउ फ्रॉम द हेवन अबव, ये देखिए ऊपर हेवन से, क्राइस्ट, सेंट्स एंड द एंजल्स गेज अपॉन दिस सीन। अब जो ऊपर आप देख रहे हैं कि स्वर्ग से कैसे जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, प्रभु यीशु जो हैं, और संत और जितने भी एंजल्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब क्या कर रहे हैं? इस सीन पे अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ठीक, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके थ्रू हमें ये जो फ्रेडरिक सोरियस हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं कि भैया कि किस तरीके से जो मतलब भगवान की भी इच्छा है कि ये सब हो जाए और लोगों में खुशहाली, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें लोगों में बरसेंगी ऑफ कोर्स, और बरस रही हैं उनकी पेंटिंग में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में देंगे और इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो समाप्त होता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब कल आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहला टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे पढ़िए। बस, धन्यवाद।